हाय एवरीवन। 7 अक्टूबर का दिन था और सुबह के 6:30 बज रहे थे। अचानक से 5000 मिसाइलों ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। ये अटैक अब तक का सबसे खतरनाक अटैक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और कई सारे लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उन्हें पैलेस्टीनियन आतंकवादियों द्वारा हॉस्टेज बना लिया गया है। Among them 25-year-old. और दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी वो इन मिसाइलों को रोकने में फेल रहा। ऐसा माना जा रहा है कि 20 से 25 मिनट के अंदर इन 5000 मिसाइलों को लॉन्च किया गया, जिससे कि इसराइल का एयर ड्रोन इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। पैलेस्टीन आतंकवादी हमास के द्वारा इस हमले का नाम दिया गया अल अक्सा फ्लड। Operation Al-Aqsa Flood. Operation Al-Aqsa Flood. Al-Aqsa Storm का नाम दिया है. Called Al-Aqsa Floods. Al-Aqsa Flood. और उनका कहना है कि ये हमला इसराइल द्वारा पैलेस्तीनियों पे हो रहा अत्याचार का जवाब है। इस अटैक के बाद इसराइल गाजा बॉर्डर को भी तोड़ दिया गया और काफी सारे पैलेस्तीन उस बॉर्डर के थ्रू इसराइल में घुसने लगे। इसके बाद हमास ने धड़ल्ले से गोलियां बरसाना शुरू कर दी और इजरायली लोगों को मारना चालू कर दिया, जिसकी वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रही है। और उसमें से कुछ वीडियो तो इतनी सेंसिटिव है, उन्हें यूट्यूब पे दिखाना इम्पॉसिबल है। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि क्या इस अटैक के बारे में इनके सीक्रेट इंटेलिजेंस मोसाद को पता नहीं था, या यूं कहें पता था, बट इन्होंने इसको काफ़ी लाइटली लिया। इसके अगेंस्ट में इसराइल ने अब एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और गाजा को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, उनके बिजली पानी को रोक दिया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री, क्यों हमास ने इतना डेडली अटैक किया है इसराइल के ऊपर, और इन सब का इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन आज से नहीं बल्कि कई सालों से हो रहा है, और ये पूरा मामला एक जमीन को लेके है। कहानी की शुरुआत होती है 1914 में, जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच। उस टाइम पे ब्रिटेन जैनिज्म का फुल सपोर्ट कर रहा था, ताकि वहाँ पे रह रहे ज्यूस पॉपुलेशन उन्हें वॉर में मदद कर सके। और 1918 में वॉर का एंड हुआ और ब्रिटेन इस वॉर को जीत लेता है, जिसके बाद ज्यूस किंगडम का पूरा कंट्रोल ब्रिटेन के अंडर आ जाता है। और जैसा कि ब्रिटेन ने वॉलफेयर डिक्लेरेशन के अंदर प्रॉमिस किया था, वो दुनिया भर से ज्यूस पॉपुलेशन को माइग्रेट कराना शुरू करते हैं पैलेस्टीन के अंदर। उस टाइम पे पैलेस्टीन के अंदर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज़्यादा थी, बट दूसरी कंट्री से जूस पॉपुलेशन को आता देख उन्हें कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। दूसरी तरफ जूस के ऑर्गेनाइजेशन इन माइग्रेटेड जूस को फंड प्रोवाइड करा रहे थे, जिससे कि ये माइग्रेटेड जूस पैलेस्टीन के अंदर जमीन को ऊंचे दाम में खरीद के वहाँ पे रहने लगे। 1919 से लेके 1936 तक लगभग पूरी दुनिया से 2.5 लाख जूस माइग्रेट हुए पैलेस्टीन के अंदर। और उसी टाइम पे दुनिया भर में जूस के ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार हो रहे थे। उन्हें एक सेकेंड क्लास पीपल लाइक ट्रीट किया जाता था, उनकी ज़मीनों को छीन लिया जाता था, उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी। इसलिए उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचा था माइग्रेट होने के अलावा, क्योंकि अब बात उनके अस्तित्व पे आ चुकी थी। अब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है जर्मनी के अगेंस्ट। The first cannon shot of the Second World War is fired on Danzig. और इस बार भी जूस पॉपुलेशन जम के सपोर्ट कर रही थी ब्रिटेन और यूएस का। फाइनली ये वर्ल्ड वार सेकेंड भी जीत जाते हैं, बट इस बार डिस्ट्रक्शन काफ़ी हो गई थी वर्ल्ड वार के अंदर, इसलिए पूरी दुनिया पीस चाहती थी। देन फाइनली सभी कंट्रीज ने मिलकर 1945 में यूएन की स्थापना करी और ब्रिटेन इस यूएस पैलेस्टीन के मुद्दे को यूएन लेके गया। और यूएन ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि उस पर्टिकुलर लैंड में एक देश बनाए इसराइल, जो कि यूएस को दे दिया और दूसरा हिस्सा पैलेस्टीन को दे दिया। फाइनली 1947 में ये प्रस्ताव पास हुआ और यूएन ने एक नया इसराइल और पैलेस्टीन का मैप लॉन्च किया। ये चीज़ जूस लीडर को तो एक्सेप्ट थी, बट अरब लीडर इसका खुल के विरोध कर रहे थे। और इंडिपेंडेंट के ठीक 1 साल बाद 1948 में सभी अरब देश मिलकर इसराइल के ऊपर हमला करते हैं। उन्हें लगा था कि इसराइल एक छोटा सा देश है, क्या ही कर लेगा, बट हुआ इसका उल्टा। इसराइल ने सभी अरब देशों को हरा दिया और जितना जमीन यूएन वालों ने दिया था उससे ज़्यादा जमीन हथिया लिया। ये है वॉर के पहले का मैप और ये है वॉर के बाद का मैप।
इसके बाद 1956 में सुइज कैनाल क्राइसिस हो गया जब इजिप्ट ने इजराइल के जहाज़ों को यहाँ से गुजरने पे पाबंदी लगा दी। इसके बाद होना क्या था, इजराइल ने यूके और फ्रांस के साथ मिलकर इजिप्ट पे अटैक कर दिया, उनके उस हिस्से को कैप्चर कर लिया। देन इसके बाद यूएन बीच में आता है, मामले को शांत कराता है और एग्रीमेंट साइन होते हैं। बट अभी भी अरब कंट्री शांत नहीं बैठ रहे थे और 1964 में सभी अरब कंट्री ने मिलकर पीएलओ की स्थापना करी, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पीएलओ का मेन काम था पैलेस्टीन पीपल की खोई हुई जमीनों को वापस लौटाना। इसके बाद फिर से सभी अरब कंट्रीज ने मिलकर दोबारा से इजराइल पे अटैक किया और इस बार फिर इजराइल ने उन्हें मात्र 6 दिनों में पूरे अरब कंट्री को हरा दिया, क्योंकि अरब कंट्रीज लड़ रहे थे अपने लैंड के लिए बट इजराइल लड़ रहा था अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, इसलिए उनके पास हारना कोई ऑप्शन ही नहीं था। और ऐसे ही बहुत सारे वॉर होते रहे और अब पीएलओ को ये बात समझ आ चुकी थी कि अब इजराइल को हरा पाना काफी मुश्किल है। देन थक हार के 1988 में पीएलओ ने 2 स्टेट मॉडल को रिप्रेजेंट किया, जिसका कहना यह था कि उस टाइम पे यूएनओ ने पैलेस्टीन को जितनी जमीन दी थी उन्हें उतनी वापस कर दी जाए। बट इस बार इजराइल वो करने के लिए भी रेडी नहीं था। बट समहाउ 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स को एग्री कर लिया गया और इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पैलेस्तीनियों को दे दिया। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और पैलेस्तीनियन लोगों को लगने लगा कि पीएलओ और काम खराब कर रही है और यहाँ पे स्थापना हुई हमास की। फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमास इजराइल संघर्ष में हमास ने एक नई चाल चली है। इजराइल और हमास के बीच जंग में हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, जिसकी स्थापना शेख अहमद यासीन द्वारा 1987 में की गई थी। यासीन उस टाइम पे एक पैलेस्टीनियन क्लर्क थे जो कि बाद में जाके एक एक्टिविस्ट बन गए मुस्लिम ब्रदरहुड के अंदर। उस टाइम पे यासीन काफी सोशलिस्ट एंड चैरिटेबल वर्क किया करते थे वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर। देन उसके बाद 1993 में हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और 1997 में जाके यूनाइटेड स्टेट ने ऑफिशियली हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दी। हमास को काफ़ी सारी मिलियंस ऑफ फंडिंग प्रोवाइड होती है अरब कंट्रीज के द्वारा, स्पेशली ईरान। बट सोचने वाली बात तो ये है कि गाजा की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत पुअर है, वहाँ पे पॉवर्टी और भूखमरी हद से ज़्यादा है, वहाँ के लोग तो फॉरेन एड पे सर्वाइव करते हैं। देन ये अटैक गाजा से पॉसिबल हुआ कैसे? इसका आंसर है फंडिंग एंड दूसरा टैक्स। इजिप्ट और गाजा के बीच बहुत सारे टनल के सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क फैले हैं जहाँ से फूड, मेडिसिन, चीप गैस, हथियार, कैश एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लाया जाता है इलीगली और हमास उसी से टैक्स कलेक्ट करता है। और अकॉर्डिंग टू डेटा हमास हर महीने लगभग $12 मिलियन टैक्स कलेक्ट कर लेता था। ईरान हमास का बिगेस्ट सपोर्टर है जो कि फंड्स, वेपन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है और हर साल $100 मिलियन के फंड्स को भी सेंड करता है। इंडिया का हमेशा से एक न्यूट्रल स्टैंड रहा है इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के मामले में और हमें रहना भी चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वेपन और मिसाइल हम इजराइल से खरीदते हैं और अरब कंट्रीज से हमें तेल काफ़ी सस्ते में मिलता है। बट इस अटैक के बाद पीएम मोदी का एक ट्वीट निकल के आया जिससे साफ पता चल गया इंडिया टेररिज्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इजराइल 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का और हर साल लगभग $3 बिलियन के गुड्स एंड इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर। एक बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि वॉर के अंदर कभी भी कोई नहीं जीतता, हमेशा लॉस होता है। काफ़ी सारे मासूम लोगों की जाने जाती है जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं होती। और हम सभी जानते हैं इजराइल इस अटैक के बाद शांत रहने वालों में से नहीं है। वो इस बार हमास की शायद वो हालत कर दे कि हमास अगली बार से हमला करने के लायक ही ना बचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।